अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज के सेशन में हम पिछले सेशन को ही कंटिन्यू कर रहे होंगे कि जिसमें हमने डिस्कस किया था कि 5 स्टेप में हमने फार्मिंग को डिवाइड किया था। पिछले सेशन में हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया कि लर्न अबाउट दी फार्मिंग के बारे में किस तरह आप लर्न कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा स्टेप है वो आज हम जो डिस्कस करेंगे कि अरेंज एसेंशियल रिसोर्सेज, और आने वाले 3 सेशंस में हम डिस्कस कर रहे होंगे एग्जीक्यूट फार्मिंग को किस तरह एग्जीक्यूट किया जा सकता है, मार्केट को किस तरह अंडरस्टैंड किया जाता है, और किस तरह आप बर्ड को रीन्यू और कलिंग पे लेके जा सकते हैं। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं कि जिसमें ये था कि रिसोर्सेज को जो है ना गैदर किस तरह करना। तो अरेंज एसेंशियल रिसोर्सेज में सबसे पहली जो चीज़ है, अहम चीज़ है, वो है शेड की अरेंजमेंट। अच्छा, शेड को अरेंज करने में सबसे पहले तो आप अपना आइडियल साइज़ देखें कि किस साइज़ का शेड आपके पास होना चाहिए। हमने पिछले सेशन में कहा था कि ऑप्टिमल लेवल अपना डिसाइड कर लें। 1000 है, 2000 है, 3000, 5000, जितना भी आपका ऑप्टिमल लेवल है उसके मुताबिक आप जो है ना शेड जो है ना उसका अरेंज करें। शेड 2 तरीक़ा से अरेंज किया जा सकता है। एक, या तो आप अपना खुद बना सकते हैं या आप रेंट पे ले सकते हैं ना। तो इट्स अप टू यू कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप खुद का बना लें। मैंने जब फार्मिंग शुरू की तो अपने शेड बनाए थे, क्योंकि मैं उस चीज़ पे अमल पैरा था कि बर्न दी बोर्ड्स के पिछले रास्ते नहीं होने चाहिए। रेंट पे हो तो बंदा एक हाफ हार्टेडली होता है कि किसी वक्त भी मैं इसमें से स्किप कर सकूं। तो आप देखेंगे आपने रेंट पे लेना या अपना बनाना। उसके बाद ये है कि आइडियल साइज़ क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप 2000 बर्ड डालना चाह रहे हैं तो 2000 बर्ड में हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, आपको 1.5 के हिसाब से जो गर्मियों के सीज़न में 3000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। 3000 स्क्वायर फीट का नॉर्मली शेड जो होता है उसकी चौड़ाई 30 फुट 45 फुट होती है ना, और लंबाई को हम जितना मर्ज़ी लेके जा सकते हैं। 100, 200, 400 तक भी होते हैं, 300 तक भी होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि 30 फीट की बात करूं तो 30 इंटू 100 करें तो 2000 बर्ड के लिए जो है ना 3000 स्क्वायर फीट जगह। तो इट मीन्स कि मेरा ऑप्टिमल लेवल जो है ना वो 100/30 है। इसी तरह अगर 5000 बर्ड डालना चाह रहे हैं तो 45 स्क्वायर फीट की विड्थ की बात करें तो उसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो वो 5000 बर्ड के लिए 7500 स्क्वायर फीट जगह चाहिए ना गर्मियों में। तो इसको अगर 45 पे डिवाइड करूँ मैं तो इट्स अबाउट 101 इंटू 45। तो मैं 200 फिट का कर लूँ या 150 फिट का करके 45 फुट कर लूँ, या अगर मैं इसको कहता हूँ कि 30 फिट पे ही रखना है तो ये हो जाएगा जी 250/30 का हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स कि किस लेवल पे लेके चलना। उसके बाद इसकी डायरेक्शन, हमारी एक बड़ी डिटेल वीडियो भी पड़ी हुई है। इसकी डायरेक्शन जो इसकी चौड़ाई वाला 30 फीट वाला या 45 फीट वाला है वो मशरिक़ से मगरिब होना चाहिए, और शमाल की तरफ इसकी लेंथ लंबे वाली होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो है ना गर्मी तकरीबन आलमोस्ट हर एरिया में ज़्यादा पड़ती है। तो वो जब मशरिक़ से मगरिब सूरज निकलता है तो वो एक साइड जो 30 फीट की है, फिर जो हमारी 100 फीट की अगर हम कहते हैं, फिर 30 फीट की, तो इन डायरेक्शन में रहता है। तो अगर आप इसको शुमालन जनूबन बनाएंगे तो जो 100 फीट/100 फीट है, सुबह इस तरफ धूप लगेगी, शाम को इस तरफ लगेगी, तो वो आपका कभी भी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। दूसरी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो हवाएं हैं वो शुमालन जनूबन चलती हैं ना, तो जब आप उसके शेड की लेंथ वाइज शुमालन जनूबन रखेंगे तो वो जो है ना ईजीली उसमें से एग्जॉस्टिंग हो जाया करेगी, नेचुरल एग्जॉस्टिंग। तो डायरेक्शन इसकी हमेशा मशरिक़ से मगरिब होनी चाहिए। मतलब जो आपकी चौड़ाई है उसकी 30 फीट या 45 फीट वो मशरिक़ और मगरिब की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन कैटेगरी जो है ना वो मैं कोशिश करूँगा कि पोस्ट प्रोडक्शन में उनको कहूँ कि साथ पिक्चर लगा दें। शेड की कंस्ट्रक्शन जो है ना, ओपन शेड अगर आप बनाते हैं तो उसकी क्रॉस वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्रॉस वेंटिलेशन ये है कि इस तरफ अगर आप 6 फीट ऊंचाई की और 6 फीट चौड़ाई की या 4 फीट चौड़ाई की जाली लगा रहे हैं, फिर 2 फीट की जो दीवार हो और उसके बाद फिर जाली हो, तो ये क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए, जिस तरह आप ये पिक्चर में भी देख रहे हैं। और दूसरा ये है कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि जिस तरह छत है,
छत लोग नॉर्मली जो है ना तैयार छतें डलवाते हैं, और तैयार छत के ऊपर आप मिट्टी डलवा के तो टाइल लगवा सकते हैं ताकि गर्मी और सर्दी के लवाजमात से बच सकें। कुछ लोग सिंपल भी करते हैं कि उस पर तैयार छत डलवा के तो ऊपर मिट्टी की लपाई करवा देते हैं, मगर उसमें ये है कि वो बार बार आपको करना पड़ेगा कि मतलब हर साल 6 माह बाद जब बारिशों का मौसम है तो उसको लपाई वगैरह करवाने की ज़रूरत है। उसके बाद ये है कि मिनिमम वेंटिलेशन होनी चाहिए। सर्दियों में जब आपका शेड होता है तो आप सारे पर्दे नीचे नहीं कर सकते, तो आपके शेड के ऊपर सुराख होने चाहिए। जिस तरह कोशिश करेंगे कि हम वीडियो में दिखा भी सके, तो ये मिनिमम वेंटिलेशन के लिए हो गया आपकी अमोनिया गैस निकल जाए। ये थी जी पहला रिसोर्स जो आपने अरेंज करना है, शेड। उसके बाद अगला रिसोर्स ये है लेबर ट्रेंड और अनट्रेंड होती है। इस पर हमारी 2-3 वीडियोस पड़ी हुई हैं। कोशिश हमेशा करें कि ट्रेंड लेबर लें। वो ट्रेंड लेबर लेने का मकसद ये है कि वो एक तो आपका काम करेंगे, दूसरा वो आपको सिखाएंगे भी। तो हम अनट्रेंड जब ले आते हैं ना, उसको पता होता है ना हमें पता होता है, तो अल्टीमेटली जो है ना फिर हमारे कह लेंगे चीज़ों को पता होता है कि क्या हो रहा है उनके साथ ना। तो उसके बाद लेबर हमेशा ट्रेंड रखें, और उसको सर्च करने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। उस वीडियो में देखेंगे आप लेबर किस तरह फेसबुक से, यूट्यूब से हायर कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो चीज़ है वो है बर्तन। पानी के बर्तन और ख़ुराक के बर्तन, उनका अरेंज आपने करना है। कोशिश ये करें कि जो वाटर लाइंस होती हैं, ये सबसे अच्छा सलूशन हमने पाया। पानी के बहुत सलूशन होते हैं, डब्बे हाथों से भर के रखते हैं, मगर उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि लेबर उसको बॉदर नहीं करती। और उसमें हमारा डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं। उसमें ठंडे गर्म के बड़े मसाइल होते हैं। फिर ऑटो ड्रिंकर होते हैं जो हैंग कर रहे होते हैं, वो मतलब सर्दियों में बहुत ज़्यादा गीलापन कर देते हैं, और गर्मियों में भी उसमें वेपोरेट होकर पानी गर्म होता है। सबसे बेहतर सोल्यूशन वही है जो आपको ये वाटर निपल्स नज़र आ रहे हैं, ये है, और ये कोई कास्टली नहीं है। हमारी रिकमेंडेशन ये है। उसके बाद वाटर लाइन और पॉट्स के अलावा जो है ना अगली जो चीज़ है वो है उसके पर्दे, कर्टन्स है। तो नॉर्मली एक तरीकाकार ये होता है कि प्लास्टिक की शीट लगा के तो बाहर पर्दा लगा दिया जाता है, मगर एक वाटरप्रूफ तरपाल भी आती है जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। पर्दे में ये होता है कि वो नाजुक होते हैं, और आपकी लेबर माशाल्लाह जो होती है ना, वो उसने जब भी करना आप पे एहसान ही करना, तो वो खींच के जो है ना उसको फाड़ देते हैं। तो बेहतर ये है कि वाटरप्रूफ अगर तरपाल आप अफोर्ड कर सकते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग है। उसके बाद अगली जो चीज़ जिसकी आपने मैनेजमेंट करनी है वो चावल का तवा, छिलका या लकड़ी का बुरादा जो चूज़ों के, मुर्गियों के नीचे आपने डालना है, उसका अरेंज करके रखें, और हमेशा वो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा होना चाहिए। और इधर मैं एक चीज़ बता दूं कि आपकी शेड का साइज़, आपकी लेबर, आपके वाटर पॉट्स, कर्टन और ये हमेशा आपकी जो ज़रूरत है, अगर 100% ज़रूरत है तो 120% होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि लेबर कोई अनसर्टनटी हो गई, कोई फोतगी हो गई है आपका, अगर आपको चूज़ा किसी वजह से खोलना पड़ गया है, कोई एक्स्ट्रा चूज़ा डालना पड़ गया है, कोई बीमार चूज़े हैं वो रखने पड़ गए हैं, वाटर पॉट्स जो है ना या फीड के पॉट ज़्यादा रखने पड़ गए हैं, या कोई पर्दा फट गया है, तो आपके पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होने चाहिए। इसी तरह चावल का बुरादा या मतलब वो लकड़ी का बुरादा या चावल के तो भी एक्स्ट्रा होने चाहिए। उसके बाद फार्मर्स अगली जो चीज़ जिसका अरेंज आपने करना है वो ब्रूडर है। ब्रूडर वो आला होता है जो आपके फार्म में गर्मी करता है। छोटे चूज़े के लिए तो सर्दियों में चाहिए होता है, गर्मियों में नहीं चाहिए होता। और सर्दियों में अगर आपकी बड़ी मुर्गी हो तो ब्रूडर की ज़रूरत पड़ जाती है, जब जिन दिनों में धुंधें या बहुत सर्दी पड़ रही होती है। तो ब्रूडर पे भी हमारी एक पूरी डिटेल वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, तो वो आप उधर से उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद जनरेटर, पाकिस्तान में जो बिजली के हालात हैं, तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि ये मतलब छोटे छोटे होते थे तो बिजली आती थी तो हम छलांगे लगाते थे, आ गई। तो आज भी मतलब 37-38 साल एज हो गई है, तो आज भी बिजली आ गई कर रहे होते हैं। मेरा बेटा माशाल्लाह 3 साल का, तो वो भी जब लाइट आती है तो कहता है शुक्र है आ गई है। तो वो ये मसाइल जनरेशन टू जनरेशन चल रहे हैं। तो इसकी फिर एक ही हल है कि जनरेटर आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको अगर चूज़े के लिए या मतलब बड़ी मुर्गी के लिए रखना पड़े तो वो बैकअप होना चाहिए। नॉर्मली ना भी हो, अगर छोटी फार्मिंग आप कर रहे हैं तो काम चल जाता, मगर ये कि जब सख्त गर्मी हो और आपकी मुर्गी बड़ी हो, पंखे चलाने के लिए फिर जनरेटर चाहिए।
उसके बाद अगर तो आप गर्मी के सीज़न में चूज़ा डाल रहे हैं, सर्दी में अंडा लेके उसको सील कर रहे हैं, तो आपको कूलिंग सिस्टम्स की ज़रूरत नहीं है, जैसे गोल्डन मिस्री वाले कर रहे होते हैं। तो असल में मैं ना उधर देख रहा हूँ, वो मैच लगा हुआ है, तो जो है ना फ़खर जमान साहब मारी जा रहे हैं छक्के ना। अच्छा खैर वापस आते हैं कूलिंग सिस्टम की तरफ। तो अगर आप गर्मियों में चूज़ा डालते हैं, सर्दियों में अंडा लेते हैं और उसको फिर सेल आउट कर देते हैं, तो फिर आपको कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर आप 2 साल मुर्गी को रखना चाह रहे हैं, गर्मियों में भी अंडा लेना चाह रहे हैं, फिर आपके कूलिंग पैड होने ज़रूरी हैं। बड़ा सिंपल सिस्टम होता है, एक तरफ जो ना वाटर पैड लग जाते हैं, दूसरी तरफ पंखे लग जाते हैं, पंखा हवा खींचता है और सारी इन्वायरमेंट को ठंडा कर देता है। उसके बाद एक जो चीज़ की ज़रूरत है वो बायो सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स है कि आपके शेड पे क्लोथ कपड़े होने चाहिए जो बदल के विजिटर्स आएँ। आपके शेड पे फॉर्मलिन का, डिटोल का स्प्रे करने के लिए शावर होना चाहिए, जिससे आने वालों के लिए आप जो है ना उनके पाँव हाथ जो है ना वो अच्छी तरह वॉश करवा सके। चूना होना चाहिए, पिंकी होनी चाहिए, जो आप बायो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जिससे आप उसको वो कर रहे हैं। अगली अहम चीज़ है कि जिस तरह रिसोर्स इकट्ठे करने हैं, इस तरह एटलीस्ट आपके पास 3 वेंडर होने चाहिए जो आपकी रिक्वायर्ड फीड आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर शॉप्स होनी चाहिए, क्योंकि होता ही है कि कभी एक के पास होती है नहीं होती, दूसरे के पास होती है नहीं होती। मेरी तो हमेशा रिकमेंडेशन यही रही है कि फ़ीड मिल से फ़ीड लें, मगर यह है कि अगर वो नहीं लेते तो आपके पास 3 वेंडर होने ज़रूरी हैं। उसके बाद फीड स्टोरेज के लिए एक रूम आपके पास होना चाहिए। वो रूम इस तरह का होना चाहिए कि वो उसमें ना ज़्यादा धूप आती हो, ना बारिश वगैरह का कोई हो। ज़मीन पे आप जो है ना वो फट्टे से डाल के तो फीड को जब भी रखें तो इस तरह रखें कि वो चारों तरफ से किसी भी दीवार के साथ ना लग रही हो, और नीचे ज़मीन से भी 4-6 इंच ऊंची हो ताकि उसको मॉइस्चर ना चढ़ रहा हो। उसके बाद है वैक्सीनेशन का वेंडर। जिस तरह फ़ीड के वेंडर होने चाहिए, इस तरह 3 आपके पास मेडिसन के और वैक्सीनेशन के वेंडर भी होने चाहिए। और जो वैक्सीनेशन के वेंडर है, इसी तरह मेडिसन के वेंडर भी 3 एटलीस्ट ऑप्शंस होने चाहिए। और एक और चीज़ कि आपके पास ना एक वेटनरी डॉक्टर होना ज़रूरी है। वो वेटनरी डॉक्टर इसलिए है कि किसी वक्त भी किसी किस्म का भी कोई मसला आता है तो आप उनको कॉल पे कंसल्ट कर सकें या उनका विज़िट ज़रूर वो कर सकें। मतलब ऐसा डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर हो जो 4-6-8 घंटे बाद आपका विज़िट फॉर्म कर दे, तो और फ़ोन पे व्हाट्सएप पे भी आपकी हेल्प कर सकें। और उसके बाद ये है कि जब आपकी मुर्गी अंडे पे आ रही है तो कोशिश करें कि पहले लेके रख लें, नहीं तो अंडे पे आने से पहले आपके पास ना नेस्ट होनी ज़रूरी है जिसमें मुर्गी ने अंडा देना होता है। तो ये था फार्मर्स वो एसेंशियल रिसोर्सेज जो फार्मिंग शुरू करने से पहले आपके शेड में आपके पास होने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हुई है। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641990 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आप तक क्वालिटी आंसर पहुँचाएँ। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।